शाबू एक बस्ती का गरीब गुजरिया था। इसके पास एक लंबी खूबसूरत छड़ी थी जिससे वो बकरियों के रेवर पर काबू पाने के साथ साथ इस छड़ी की मदद से दरख्तों के पत्ते भी झाड़ा करता था। नामालूम इसकी छड़ी में ऐसी क्या जादुई ताकत थी कि छड़ी को जरा सा घुमाता ही सारी बिखरी बकरियां जरा सी देर में इकट्ठी हो जाती। कोई दरिंदा अगर उनके आसपास मनडलाता दिखाई देता तो छड़ी से इशारा करते ही दुम दबाकर भाग जाता। बकरियां मजे से ताज़ा हरी भरी घास चरती रहती और गुडरिया बेफिक्री से बैठा रहता। दिन जलने तक शाबू गडरे का यही मामूल था। इस बस्ती में सबसे रईस आदमी बिन फलफ था जो कई एकड़ जमीनों का मालिक था। जारी है, इसके पास सैकड़ों की तादाद में गायें, भैंसें, भेड़ें और बकरियां थीं, जिन्हें एक बड़े अहाते के अंदर बारे में रखा गया था। इस बारे के साथ ही गिलाबानों, चरवाहों और किसानों की झोंपड़ियां थीं। ये झोंपड़ियां मिट्टी गारे से बनी हुई थीं। धूप से बचने के लिए खजूर के पत्तों और छाल की छत डाली गई थी। इन खस्ता हाल झुंपड़ियों में से एक झुंपड़ी में शाबू और एक में दूसरा चरवाहा सीनो रहता था। शाबू बिन फलफ की बकरियों को उजरत पर चराता था। सुबह से शाम तक बकरियां चराने के एवज बिन फलफ उसे सिर्फ एक सिक्का देता था। इस एक सके से गरीब गडरे की क्या खाक जरूरत पूरी हो पाती थी। दिन भर का थका मानदा लड़का रूखी सूखी खाकर शक्कर अदा करता और लंबी तान कर सो जाता। सुबह सौरा बेदार होता, इबादत से फारिग होकर फिर से बस्ती के बाहर चरागाहों में बकरियां चराने निकल पड़ता। एक दिन शाम को शाबू ने बकरियों को इकट्ठा करने के लिए अपनी छड़ी घुमाई, मगर ये किया बार बार छड़ी घुमाने पर भी बकरियों ने चरना नहीं छोड़ा था। शाबू सख्त परेशान हो गया। शाम का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। इसे हर हाल में हमेशा की तरह वक्त पर बस्ती पहुंचना जरूरी था क्योंकि बकरियों का मालिक बिन फलफ बहुत जालिम इंसान था। ये छड़ी शाबू के बाबा की यादगार थी। इसके बाबा नेक और निहायत इबादत गुजार बुजुर्ग थे। ज़ईफ़ी के बाइस वो एक छड़ी को जमीन पर टेक कर इसके सहारे चला फर्रा करते थे। शाबू बाबा की वाहिद औलाद था। वो भी अपने बाबा की तरह कनात पसंद और नेक लड़का था। बाबा की आखिरी निशानी ये छड़ी बाकी रह गई थी। इस छड़ी से उसे बहुत लगाव था। उसने छड़ी को बहुत संभाल कर रखा हुआ था। ये करामाती छड़ी इसके बहुत काम आती थी। सीनो भी बिन फलफ की भेड़ी चराने पर मामूर था। शाबू की बकरियों वक्त पर चरने जाती थीं और वक्त पर ही वापस आ जाती थीं। बकरियों की देखभाल, सफाई सुथराई और हिफाजत शाबू खुद करता था। इसकी कई बकरियां खूब मोटी और फरबा थीं, ढेरों दूध देती और उनकी तादाद में भी तेजी से इजाफा हो रहा था। यही वजह थी कि बिन फलफ शाबू से खुश था और अनकरीब उसे भेड़ों के गले की जिम्मेदारी भी सौंपने का फैसला कर चुका था। सीनू चरवाहा, जो शाबू का पड़ोसी भी था, वो शाबू से सख्त हसद करने लगा था। वो एक गैर जिम्मेदार और लापरवाह चरवाहा था। इसे बस आराम से गर्ज थी। इसे किसी तौर शाबू की तरक्की पसंद नहीं थी। वो मौका की तलाश में रहने लगा था कि किसी तरह भी मालिक की नज़रों में शाबू को गैर जिम्मेदार साबित कर दे। एक दिन सीनू को मौका मिल ही गया। इसने शाबू की छड़ी चरा ली और उसी जैसी दूसरी छड़ी रख दी। हसद के मारे उसने असली छड़ी के टुकड़े करके उसे घने जंगल के बीच जमीन में दबा दिया। सुबह सौरा शाबू भीड़ बकरियों को हनकाते हुए जंगल की तरफ चल पड़ा, मगर ये किया छड़ी घुमाने के बावजूद बकरियों काबू में नहीं आ रही थीं। शाबू उनके पीछे भाग भाग कर इन्हें जुमा करके बुरी तरह हाँफने लगा था। उसे इस छड़ी से कितना आराम और सहूलत थी। इसने दिख से एक सरदाह भरी और टूटे कदमों के साथ बस्ती की जानिब चल पड़ा, जहां बिन फलफ इसकी आमद का शिद्दत से मुंतजिर था। सीनू ने शाबू को देखते ही बिन फलफ से कहा, मालिक। शाबू आ गया। मामूल के मुताबिक बकरियों की गिनती की गई तो बकरियां कम थीं। बिन फलफ गुस्से से आग बबूला होते हुए बोला, गैर जिम्मेदारी की हद हो गई। मैंने तुम पर अंधा एतमाद करके बड़ी गलती की। सीनू सही कहता था। शाबू सर झुकाए खड़ा चुपचाप सुनता रहा। इस रात बिन फलफ ने सजा के तौर पर शाबू को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया। बेचारा शाबू भूखा प्यासा ही सो गया। सुबह होते ही बिन फलफ ने कोठरी में आकर उसे जगाया और बोला, एहसान फरामोश लड़के, मैंने तुम्हें मुफ्त में पालने के लिए नहीं रखा, रोज एक सिक्का देता हूँ। अब जब तक तुम मेरी बकरियां ढूंढ कर वापस नहीं लाओगे तब तक मैं तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगा और ना तुम इस कोठरी में रहोगे। बिन फलफ ने शाबू को बस्ती से निकाल दिया। शाबू मायूस होकर जंगल की तरफ चल पड़ा। सीनू ने जंगल में जिस जगह छड़ी के टुकड़े दफनाए थे वहां करीब ही एक बड़ा सा तालाब था। पूरे चंद की रात में इस तालाब के किनारे परियां उतरा करती थीं। इस रात परियों के साथ परसतान की शाही सवारी, खूबसूरत घोड़ा गाड़ी भी थी। गाड़ी में जता हुआ घोड़ा तालाब के आसपास उगी हुई घास मजे से चुर रहा था कि अचानक घोड़ा बदक कर उछला। शाबू दरख्त की ओट में छपकर परियों को देखकर हैरान हो रहा था। घोड़े के बुरी तरह कराहने की आवाज सुनकर घबरा गया। परियों के साथ उनका रखवाला जिन भी वहां मौजूद था। इसकी तेज नाक ने आदम की बू सूंघ ली थी। जिन ने पीछे से जाकर शाबू को पकड़ लिया और मलका परी के सामने पेश कर दिया। शाबू डरपोक नहीं था और ना इसने कोई जुर्म किया था। घोड़े के जख्मी सुम देखकर परियों परेशान हो गई थीं क्योंकि खून मुसलसल जारी था। इसके सुम में कोई चीज फंसी हुई मालूम हो रही है। शाही अस्तबल में घोड़े की देखभाल पर मामूर जिन ने मुआयना करते हुए कहा। घोड़े के समूह में चबी चीज कोई कंटा नहीं बल्कि टूटी छड़ी का बड़ा सा नोकीला टुकड़ा था। शाबू अपनी छड़ी को अच्छी तरह पहचानता था। ये देखकर उछल पड़ा और बेइख्तियार बोल उठा, आह, मेरी प्यारी छड़ी, तुम यहाँ हो। अलामत वावन। सारी परियां शाबू को गुस्से से घूरने लगी।
रखवाला जिन आगे बढ़कर बोला, गुस्ताखा, तुमने हमारी मलका के घोड़े को जानबूझकर जख्मी किया है। शाबू ने बेखौफी से कहा, आपको गलतफहमी हुई है। मेरी छड़ी तो सही सालिम थी, कल कोठड़ी से गायब हो गई थी और अब यहाँ इस हालत में मिली है। शाबू की बेखौफी जाहिर कर रही थी कि वो सच बोल रहा है। रखवाले जिनको छानबीन के लिए इंसान के रूप में बस्ती भेजा गया। मालूम हवा कि ये कारिस्तानी सीनों की है। इसने ही शाबू को मालिक की नजरों में गिराने के लिए छड़ी के टुकड़े करके जंगल में दफना दिए थे। मलका परी के हुक्म पर रखवाला जिन सीनों को उठा लाया था। सीनों मलका परी के कदमों में पड़ा था। इसे अपना जुर्म कबूल करने में लम्हा भी नहीं लगा। मलका परी ने शाबू की छड़ी तोड़ने, उसे परेशान करने और मालिक से पटुएने के जुर्म में सीनू को सख्त सजा सुनाकर परसतान के कैद खाने में कैद करने का हुक्म जारी कर दिया और शाबू को इसकी छड़ी के बदले में एक नई खूबसूरत जादुई छड़ी दी जो चांदी को सोना बना देती थी। बिन खलफ को असल बात मालूम हुई तो वो नादिम हुआ। इसने शाबू को अपने तमाम रेवर का निगरान बना दिया और एक उम्दा मकान उसे दे दिया। अब इस छड़ी को कोई चुरा भी नहीं सकता था। जो भी उसे चुराने की कोशिश करता तो वो पत्थर का हो जाता, जिसे शाबू ही असल शक्ल में ला सकता था।